नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आतंकवादियों से और भारत के तमाम दुश्मनों से इतना गहरा नाता क्यों? क्या साजिश है, क्या विषय है? यह सवाल इसलिए आज उठा रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर इस समय बड़ा शोर मच रहा है कि तहव्वुर राना को, जो 26/11 का आतंकी हमले का, मुंबई ब्लास्ट का आरोपी था, उसको प्रत्यार्पण पर ले आया गया है। उसे आलीशान सुविधाओं में रखा गया है, उसको तमाम सुविधाएं दी गई हैं क्योंकि प्रत्यार्पण की तमाम संधियों का पालन करना। उसके साथ में ऐसे रेला चलता है जैसे वीआईपी चल रहा हो, एम्बुलेंस से लेके सब कुछ चलता है। जी हाँ, तो जब तहव्वुर राना भारत आ गया है तब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड डेविड हेडली, उसका भाई अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल होने क्यों गया था, क्यों आया था? अटल बिहारी वाजपेयी से उसके रिश्ते क्या थे? और आरएसएस के करीबी वेद प्रकाश वैदिक पाकिस्तान जाके इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद से क्यों मिलते थे? क्यों उसके साथ में एक मोहब्बत के रिश्ते कायम करते थे? क्यों भारत में तमाम विमान हाईजैक हुए और उनमें बीजेपी कनेक्शन आता है? जी आज इन्हीं सब पे बात कर लेता हूं क्योंकि हेडली को तो मोदी नहीं लाए, जिसको लाने की मेन लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि माना जाता है वो डीप स्टेट का है, सीआईए का एजेंट है, इसलिए अमेरिका में ही उसे सजा सुना करके अमेरिका में ही जेल में डाल दिया गया है और यह कह दिया गया हमने तो इतनी लंबी सजा दे दी है कि अब नहीं, जबकि उसे जेल में वो हर सुविधा मिल रही है जो उसको चाहिए। हर कोई जानता है, रॉ में हो, आईबी में हो या और तमाम तरह की ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें तमाम ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इस तरह से रखे जाते हैं कि वो पूरी तरीके से फिदाइन होते हैं, उसके एवज में उन्हें कहीं और कुछ मिल रहा होता है। तो चलिए इसी पे बात कर रहा हूं। आपको याद होगा 1989 यानी 1989 दिसंबर में सरकार बदल गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुजफ्फरनगर सीट से जीत कर आया मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का गृह मंत्री बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी का जगमोहन कश्मीर का गवर्नर बनता है। ये सारी बातें आपको पता है। अब क्या होता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी एक हफ्ते के ही भीतर, जो एमबीबीएस कर चुकी थी, इंटर्न थी, उसको अचानक सरकार बदलते ही एक हफ्ते के भीतर किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद 13 दिसंबर 1989 को भारत सरकार के 2 मंत्री, विदेश मंत्री आई के गुजराल जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने और आरिफ मोहम्मद खान जो विमानन मामले के मंत्री थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल हैं। बिहार में उसके पहले, केरल में राज्यपाल थे, उसके पहले मिनिस्टर भी रहे सरकार में। तो वो आरिफ मोहम्मद खान जाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन के साथ और फारूक अब्दुल्ला पर दबाव डालते हैं कि आप उन खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, 5 आतंकवादियों को जिनको वो चाहते हैं और उसके बदले में रूबिका छूट जाएंगी। अब उनको छुड़ाने के लिए उन आतंकियों को वो फारूक अब्दुल्ला मना कर देते हैं।
वो 5 आतंकवादी नहीं छोड़ने की जब वो बात कहते हैं और कहते हैं मेरे भाई की भी इन्हीं आतंकियों ने हत्या की थी और इसलिए इन्हें मैं किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता हूं। अब्दुल हामिद शेख, गुलाम नबी भट्ट, जावेद अहमद अरगर और नूर मोहम्मद कलवल और अल्ताफ भट्ट, तो यह आतंकी थे। इनमें से एक आतंकी अब्दुल हामिद शेख जब कांग्रेस की सरकार आई 1992 में तो मार दिया गया मुठभेड़ में। शेष ये अपना काम करते रहे। तो अब आप ये समझिए, इनको वो छोड़वा देते हैं। इनके छोड़वाने का नतीजा क्या होता है? भूमिका भी छूट जाती है, वो अपने घर आ जाती हैं। कश्मीर के अंदर आग लगती है, कश्मीरी पंडितों पे हमले शुरू हो जाते हैं और 18 जनवरी 1990 को वह काला दिन आता है जब इतनी आतंकी घटनाएं होती हैं कि कश्मीरी पंडितों को बसों में भर भर के भाजपा का वह राज्यपाल बाहर कश्मीर से फेंक देता है। यह घटना हुई थी और उसके बाद कश्मीर सुलगने लगता है। एक 1999 की घटना को भी देख लीजिए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस सरकार में एक विमान अपहरण किया जाता है और वो अपहरण करके अमृतसर में उतारा जाता है, वहां पर फ्यूल भरा जाता है और उसके बाद वो जाके कंधार में उतर जाता है। वो डील करता है कि हम तब छोड़ेंगे जब हमारे इन खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, अजहर, महमूद और जाने कौन कौन, और हाफिज सईद और ये सारे आतंकी। जब छोड़ने की बात होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने मंत्री जसवंत सिंह को और जो आजकल नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं जी डोवाल, उनके समेत भेजते हैं और जाके इन आतंकवादियों को वहां छोड़ के आते हैं, सौंप के आते हैं और तब अपना विमान लाते हैं। ये दो घटनाएं आपने देख ली, आतंकियों को कैसे छोड़ा गया। और फिर मैं आपको बता ही चुका हूं आरएसएस के, बीजेपी के से जुड़े हुए वेद प्रताप वैदिक किस तरह से जाके ये घटना करवा रहे थे, मिल रहे थे पाकिस्तान में उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये सारे काम कराए थे। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जाते हैं। 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान मकबूल बट जिसने जेके बनाया था, उसके लोग जो है किडनैप करते हैं, वो हाईजैक करते हैं और हाईजैक करके उसे लाहौर ले जाते हैं और वहां पर जाकर के और डील करते हैं कि किस तरीके से आपको ये करना होगा, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। इंदिरा गांधी ऐसा ऑपरेशन करती हैं कि बगैर किसी नुकसान के, बगैर कोई आतंकी दिए हुए, बगैर मकबूल बट से किसी की फोन पर बात भी कराए हुए वह विमान मुक्त करा लेती। यह इंदिरा गांधी। और फिर इंदिरा गांधी को यह एहसास हो जाता है कि दिमाग खराब है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े भी करवा देती। वो इंदिरा गांधी थी। फिर 1976 का याद करिए। 1976 में एक विमान का इंडियन एयरलाइंस के फिर किडनैप किया जाता है, उसे ले जाया जाता है और जब उसको किडनैप करके ले जाया जाता है लाहौर में, तो इंदिरा गांधी फिर ऑपरेशन चलाती। 66 यात्री थे, सारे यात्री सुरक्षित होते और उसके बाद विमान छोड़ा लेती है। किसी आतंकी को छोड़ा नहीं जाता है, मकबूल बट को रिहा नहीं किया जाता है। अब आ जाइए, मकबूल बट ने एक पुलिस अफसर को मार डाला था, सीआईडी का इंस्पेक्टर था, उसे मार डाला था। उसके जुर्म में उसको फांसी की सजा हुई थी, जेल में था, अपील पे चल रहा था। बहरहाल 1981 में जब भारत के अंदर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होना था तो धमकी दिलवाता है कि या तो रिहा कर दिया जाए, नहीं तो हम
उड़ा देंगे उस भवन को जहां यह सम्मेलन होना है। इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं डरती हैं और पूरी सुरक्षा के साथ सफल सम्मेलन होता है। सोचिए 125 देश उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद 1984 में वो फिर धमकी देता है और धमकी देता है और उसके बाद में उसके लोग भारत के राजनयिक को ब्रिटेन में मार देते हैं, महात्रे को। और महात्रे को जैसे ही मारते हैं, खबर लगती है रात में ही आनंद फानंद तिहाड़ जेल के भीतर रात में ही उसे फांसी चढ़ा दिया जाता है। अगले दिन उसके भाई और सबको लाश देखने को इतनी मिलती है और वही दफना दिया जाता है, बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है। तो वह इंदिरा गांधी थी, वह कांग्रेस थी। आतंकवाद को कैसे कुचलना है वो जानती थी। जब तक इंदिरा गांधी रही आतंकवाद को सिर नहीं उठाने दिया। जैसे ही 1977 में वो चुनाव हारी, 1978 में BKI यानी बब्बर खालसा बनाया गया और बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवाद में पंजाब को झोंक देता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पंजाब को सबल बना दिया था हरित क्रांति के जरिए। उसके बाद तमाम सारे भारत को देन दे दी थी, परमाणु संपन्न से लेकर सब बना दिया था। इसलिए उनके खिलाफ यह साजिश रची गई। उनकी सहृदयता के कारण उन्होंने उन सिख सुरक्षा कर्मियों को जो हटाए गए थे उन्हें पुनः वापस बुला लिया और उन्होंने ही मार डाला। बहरहाल इंदिरा गांधी के बाद में भी वो गांधी परिवार कभी डरा नहीं, झुका नहीं। और आपको जैसे बता चुका हूं कि कश्मीर के आतंकवाद को पनपने नहीं दिया, कुचल के रखा। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी चुनाव हारे, कश्मीर आतंकवाद में झोंक दिया गया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसने आतंकवाद, पंजाब के आतंकवाद को भी कुचला और कश्मीर के भी काबू किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, फिर से आतंकवाद की स्थितियां पैदा हो गई और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने और सिर उठाए और तमाम आतंकी घटनाएं। यहां तक हो गया कि पाकिस्तान के लोग घुस के आकर के हमारे कारगिल की चोटी पर कब्जा कर लेते हैं और हमारी सरकार नाकारा की तरह देखती रहती है। बाद में अपनी ही चोटी छुड़वाने के लिए सैकड़ों सैनिकों को मरवा देती है। उसके बाद देखिए संसद पर हमला हो जाता है। इतनी निकम्मी सरकार हो तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, तो ये रिश्ते हैं भाजपा के, RSS के, उन आतंकियों से। और उसके बाद में आतंकी इतना डेवलप हो जाते हैं कि जैसे ही सरकार बदलते बदलते वो इतने ताकतवर हो गए थे कि 4 साल वो पूरी अशांति मचाए रखते हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जो ऑपरेशन चलता है, एक शांति कायम होती है। जैसे ही शांति कायम होती है वैसे ही तमाम आंदोलन, कथित तौर पे आंदोलन खड़ा करके RSS इसी अजीत डोभाल के थ्रू और दूसरों के थ्रू जो करता है, अन्ना से लेके सब, फिर से कांग्रेस को बदनाम करके हटा दिया जाता है और फिर आतंकियों की सरकार बनती है। हमने उसके बाद पुलवामा से लेके तमाम आतंकी घटनाएं देख ली। अब आप सोचिए कौन आतंकी घटनाएं, कहां से किसका रिलेशन, और असली को पकड़ने की बजाय तहब्बुर राना जैसों को पकड़ के हम पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में आने वाले हेडली के भाई को हम लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने अमेरिका के आगे सरेंडर कर रखा। सोचिए हमने क्या भारत बना दिया है और कौन असली हितैषी है और कौन नाकारा डरपोक। जय